हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है। डेट शीट आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ फूड सर्विस एंड फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये PYQ बेस्ड होंगे। यहाँ हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से क्वेश्चंस हैं, और एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई होप आपने टॉपिक वाइज पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के थ्रू और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको अपने माइंड में टिक करना है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, खाद्य योजक एक पृथक्करण के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीडेसिव विकृतता को रोककर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वसा और तेलों की स्थिरता में भी सुधार करता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रोपाइल गैलेट, कैल्शियम डाइसोडियम, पोटेशियम सॉर्बेट और लेसिथिन। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। सर, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम डाइसोडियम। कैल्शियम डाइसोडियम के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। सॉरी, हाँ जी। तो कैल्शियम डिसोडियम एक बहुमुखी सीक्वेंस और परिरक्षक है। यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले धातु आयनों को बांधकर वसा और तेलों में ऑक्सीडेसिव बासीपन को क्या करता है, रोकने का काम करता है, जिससे मेयोनेज, सलाद ड्रेसिंग और डिब्बाबंद सब्जी जैसे खाद्य उत्पादों की स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, कटे हुए फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग किसके द्वारा त्वरित होती है। यानी जैसे हम फल वगैरह काटते हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे सेब वगैरह काटते वक्त आपने कुछ देर के लिए अगर रख दिया हो, उसके बाद आपने उसका कलर देखा हो तो जस्ट चेंज हो जाता है, भूरा भूरा जैसा हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कटे हुए फल और सब्जी होता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है, किसके कारण। पहला है ऑक्सीकरण के संपर्क में, दूसरा है कम तापमान पर भंडारण, तीसरा है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की उपस्थिति, चौथा है नींबू के रस में डुबोना और पांचवा कह रहा है उच्च आर्द्रता। तो यहाँ दिए हैं ऑप्शन, एक बार देख लीजिए, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ऑप्शन है ABCD। यहाँ आपको लगाना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पहली बात तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से होता है, ये है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की उपस्थिति के कारण भी होता है, और उच्च आर्द्रता की वजह से भी इसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो इस हिसाब से 1, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी एंजाइमिंग ब्राउनिंग तब होती है जब फलों या सब्जियों की कटी हुई सतह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, और इस प्रक्रिया में मुख्य कारक एंजाइम पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज है, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे भूरे रंग के पिगमेंट बनते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, मसालों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, हल्दी या लौंग। किन में होता है, यहाँ मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आपको ऑप्शन भी दिखाई देंगे। हाँ जी, अब सही है। देखिए और मुझे बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ इसको। दालचीनी, ठीक है, हल्दी और लौंग, ये हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण इनमें पाए जाते हैं। यानी ADE। ADE कहाँ है, देखते हैं। ADE, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ADE। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मसाले दालचीनी, हल्दी और लौंग अपने मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए ही जाने जाते हैं। ये यौगिक मुक्त कणों को बेअसर करने
ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करना संभावित रूप से कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी बनाने का प्रोसेस पूछा गया है, चरण। ठीक है, आप रोटी बनाने का चरण आपको पता होना चाहिए। इस ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपको स्टार्टिंग का और लास्ट का पता है तो बीच वाले आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला और स्टार्टिंग का आपको पता होना चाहिए। जैसे है कि वन, सामग्री मिलाना, बेकिंग, प्रूफिंग, गूंथना और कूलिंग करना। आपको इसका सीक्वेंस लगाना है, क्रम लगाना है। कैसे होगा, ये रहे ऑप्शन डी तक। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ऊपर का क्वेश्चन आराम से दिखे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रक्रिया होगी वो होगी सामग्री मिलाना। ठीक है, सामग्री मिलाने के बाद होगा गूंथना, ई। गूंथने के बाद आएगा किवन, ए। उसके बाद आएंगे प्रूफिंग, डी। उसके बाद हम बेक करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम ठंडा करेंगे यानी कूलिंग करेंगे। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, यानी ब्रेड बनाने के लिए जो क्या कहते हैं सही क्रम है, यानी सामग्री मिलाना, यानी आटा बनाने के लिए आटा, पानी, खमीर या अन्य जो भी सामग्री होती है उनको आप मिलाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे आता है गूंथना, यानी ग्लूटेन विकसित करने के लिए, आटे को संरचना प्रदान करने के लिए हम गूंथते हैं। फिर कीवन करते हैं, आटे को कीवन के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है ताकि वो फूल जाए, खमीरीकरण हो जाए। फोर्थ नंबर है प्रूफिंग, यानी मानचित बनावट के लिए आटे को आकार देने के लिए दूसरी बार फुलाने का जो कार्य किया जाता है। बेकिंग मतलब आटे को बेक किया जाता है। कूलिंग मतलब ठंडा करने के बाद आप उसको ब्रेड के स्लाइस काट सकते हो। तो जैसे आप ये प्रोसेस है ना, ये याद कर लीजिएगा। जैसे आप आटा गूंथते हो तो हम अगर आटा पानी में पूरा अच्छी तरह से मिला लेते हो, उसके बाद आप अगर 5-10 मिनट के लिए आटे को रख देते हो ना, और उसके बाद जब आप आटा हल्का सा गूंथते हो तो आटा बिल्कुल अच्छे से गूंथ जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और आटा अच्छे से उठ भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और पानी में मल संदूषण के संकेतक के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सूक्ष्मजीव इकाई है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन जो ए है वो है इस्रीकिया कोली, बी है टिस्लेरिया, सी है स्टाफिलोकोकस ऑरियस और डी है वैसिलस। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ है आंसर नंबर ए इस्रीकिया। क्या है, इस्रीकिया। ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। इस्रीकिया व्यापक रूप से भोजन और पानी दोनों में मल संदूषण के लिए एक संकेतक जीव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति में मल पदार्थ के साथ संभावित संदूषण का सुझाव देती है, जो अन्य हानिकारक रोग जनकों को भी आश्रय प्रदान दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन विश्वसनीयता के प्रकार हो सकते हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट विश्वसनीयता, बी है फेस विश्वसनीयता, सी है इंटररेटर विश्वसनीयता, डी है समांतर फॉर्म विश्वसनीयता और ई है आंतरिक संगति विश्वसनीयता। ठीक है, तो आपको बताना है मापन विश्वसनीयता के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन ए बी सी डी, देख लीजिए एक बार, फिर आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए टेस्ट रीटेस्ट विश्वसनीयता, ठीक है, इंटररेटर विश्वसनीयता, समांतर फॉर्म विश्वसनीयता और आंतरिक संगत विश्वसनीयता। ये वाला फेस विश्वसनीयता नहीं सही है, यानी ए सी डी ई। अब देखिए ए सी डी कहाँ है, ए सी डी ई ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए सी डी ई। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक वैधता के लिए खतरा है? तो ऑप्शन देखिए, इसका थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ऑप्शन है यादृच्छिकरण, परिपक्वता, यादृच्छिक नमूनाकरण और सांख्यिकी शक्ति। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक वैधता के लिए जो खतरा है वो है परिपक्वता। क्या है? बी ऑप्शन, परिपक्वता। ठीक है। परिपक्वता क्या है? प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। ये उन आंतरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो किसी प्रयोग के दौरान समय के साथ प्रतिभागियों में होते हैं, उपचार या हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। ये परिवर्तन जैसे कि उम्र बढ़ना, थकान या भावनात्मक विकास अध्ययन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। मैच्योरिटी एक तरह से आना परिपक्वता ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सेवा प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो मेन्यू योजना की सफलता को प्रभावित करता है? ठीक है, आपको बताना है कौन खाद्य सेवा प्रबंधन में, ठीक है, यानी फूड सर्विस मैनेजमेंट में कौन सा इम्पोर्टेंट कारक है जो मेन्यू प्लानिंग की सफलता को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है उपकरण की उपलब्धता, दूसरा है ग्राहकों की प्रतिक्रिया, तीसरा है सामग्रियों की मौसमी उपलब्धता और डी है खाद्य लागत विश्लेषण। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। आंसर नंबर सी, सामग्रियों की मौसमी उपलब्धता। ठीक है, यानी क्या है, खाद्य सेवा प्रबंधन में, ठीक है, मेन्यू योजना की सफलता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कि यह भोजन तैयार करने में उपयोग की जाने वाली सामग्री की ताजगी, गुणवत्ता और लागत को प्रभावित करता है। जब सामग्री मौसम के अनुसार होती है तो वे अधिक प्रचुर मात्रा में, हाँ सही बात है, जब आप अगर मान लो किसी चीज़ का मौसम चल रहा है, अब देखो ठंडी है ना, अमरूद का मौसम चल रहा है तो अमरूद हमें सस्ते में मिल जाता है। अब मान लो हम जब जो मौसम नहीं है तब हम कोई फल या सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी होती है। तो अगर मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी तो हमको फ़ायदा होता है। अब मौसम के बाद भी अगर हम जिन चीज़ों को खरीदते, कभी होता है ना शादी ब्याह होता है, मटर की ज़रूरत होती है ना, और जो मौसम है मटर का उस समय हमने खरीदी तो फिर वो हमें महंगे रेट में मिलती है, जिससे हमारा नुकसान होता है। हमारी ये भी नीड है कि हमें खरीदना भी है, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा दाम में मिलता है तो हमें थोड़ा सा नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो मेनू नियोजन क्या है कि खाद्य सेवा प्रबंधन में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेश किए जाने वाले भोजन की विविधता, पोषण मूल्य और आकर्षण को निर्धारित करता है। साथ ही लागत, रसोई की क्षमता, सामग्री की उपलब्धता जैसे परिचालन बाधाओं को भी संतुलित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के संबंध में खाना पकाने के दौरान रासायनिक गुण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पीएच स्तर से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यहाँ ऑप्शन है जर्दी का जमना, ठीक है, अंडे की सफेदी में फोम की स्थिरता, सेल स्थिरता और जर्दी का रंग। आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, अंडे की सफेदी में फोम की स्थिरता। ठीक है, चलिए, फोम की स्थिरता। नेक्स्ट है, वो निम्नलिखित में से कौन सा वह प्राथमिक कारक है जो खाद्य प्रणालियों में इमल्सन के डिस्टेबिलाइज करता है? ठीक है, क्या है, सरफेक्ट्स की उपस्थिति, उच्च शियर मिश्रण, बिखरी हुई बूंदों का संलयन और स्टेबलाइजर्स का उपयोग। ये 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, बिखरी हुई बूंदों का संलयन। ठीक है, यानी एक प्राथमिक कारक है जो खाद्य प्रणालियों में पायस को अस्थिर करता है। संलयन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं जिससे पायस टूट जाता है, और 2 चरणों में आमतौर पर तेल और पानी में ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य
पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, फिर ऑप्शन भी देखेंगे। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में प्रदर्शन मूल्यांकन का के क्या उपयोग हैं? ठीक है, ये है। पहला क्या है? उपकरणों की खरीद की योजना बनाना, प्लानिंग करना, नौकरी की क्षमता निर्धारित करना, मेनू को अंतिम रूप देना। डी कह रहा है अतिरिक्त प्रशिक्षण या परामर्श की आवश्यकता का आकलन करना। और ई कह रहा है संगठन के भीतर कर्मचारियों की प्रगति की समीक्षा करना। अब ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। सी डी कहाँ गया? हाँ जी, ये रहे ऑप्शन ए बी सी डी। आपको बताना है कि खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में प्रदर्शन मूल्यांकन के क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी नौकरी की क्षमता निर्धारित करना। डी है अतिरिक्त प्रशिक्षण या परामर्श की आवश्यकता का आकलन करना। और ई है आपका संगठन के भीतर कर्मचारियों की प्रगति की समीक्षा करना। बी डी ई। ठीक है, कौन सा सही है? बी और डी और ई, बी डी ई सही है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी दे रखा है, अगर आपको देखना है तो यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में प्रदर्शन मूल्यांकन के उपयोगों में नौकरी की योग्यता निर्धारित करना, अतिरिक्त प्रशिक्षण या परामर्श की आवश्यकता का आकलन और संगठन के भीतर कर्मचारियों की प्रगति की समीक्षा करना, ये तीनों चीज सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य उत्पाद विकास के निम्नलिखित चरणों का आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ए कह रहा है प्रोटोटाइप विकास, बी है बाजार अनुसंधान, सी है गुणवत्ता मापदंडों और उपभोक्ता स्वीकार्यता का आकलन, डी है विचार निर्माण और ई कह रहा है व्यवसायीकरण। आप एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए हिंदी से बात करते हैं। हाँ जी, ये रहे ऑप्शन। बहुत छोटा हो गया ये तो। हाँ जी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। तो यहाँ जो है प्रोटोटाइप विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाजार अनुसंधान, सी गुणवत्ता मापदंडों और उपभोक्ता स्वीकार्यता का आकलन, डी कह रहा है विचार निर्माण और ई कह रहा है व्यवसायीकरण। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो पहले बाजार अनुसंधान आएगा, उसके बाद विचार निर्माण, उसके बाद प्रोटोटाइप विकास, उसके बाद आएंगे गुणवत्ता मापदंडों और उपभोक्ता स्वीकार्यता का आकलन और लास्ट में आएगा व्यवसायीकरण। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये रहा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, यानी खाद्य उत्पाद विकास के लिए जो सही क्रम होना चाहिए वो बाजार अनुसंधान, यानी उपभोक्ता की ज़रूरतों और बाजार के रुझान को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि विचार निर्माण, यानी बाजार अनुसंधान के आधार पर अवधारणाएं विकसित करना। तीसरा है प्रोटोटाइप विकास, यानी उत्पाद के शुरुआती संस्करण बनाना। चौथा क्या है? गुणवत्ता मापदंडों और उपभोक्ता स्वीकार्यता का आकलन। पांचवा है व्यवसायीकरण, यानी उत्पाद को बाजार में उतारना। क्या होता है? मतलब हम बेच रहे हैं, क्या है वो? व्यवसायीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध डिजाइन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ए कह रहा है ये जटिलताओं को बढ़ावा देता है, बी है ये ब्लूप्रिंट प्रदान करता है, सी कह रहा है ये अनुसंधान गतिविधि की सीमाओं का विस्तार करता है, डी कह रहा है ये अनुसंधान गतिविधि की सीमाओं को निर्धारित करता है और ई कह रहा है ये संभावित समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जांच को सक्षम बनाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। ये रहे ऑप्शन आपके। ठीक है, आई होप ऑप्शन और क्वेश्चन सब दिख रहा होगा। तो ये रहे ऑप्शन, आप बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी डी ई। यहाँ एक बार अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को देखते हैं, यानी द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आर। ठीक है, चलिए
यानी ऑप्शन नंबर बी सही था, बी डी ई। तो बी मतलब ब्लूप्रिंट प्रदान करना। उसके बाद ये अनुसंधान गतिविधि की सीमाओं को निर्धारित करता है, और ई कह रहा है ये संभावित समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जांच को सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए। शोध डिजाइन के प्राथमिक कार्यों में शोध प्रतिक्रिया के लिए खाका, ठीक है, एक खाका मतलब एक तरह की रूपरेखा प्रदान करना, शोध गतिविधि की सीमाओं को निर्धारित करना या जांचकर्ता को संभावित समस्याओं का अनुमान लगाने में सक्षम बनाना शामिल है। ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि शोध अच्छी तरह से संरचित व्यवहार और शोध प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं कि निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें जो अनुसंधान के संबंध में एक उपयोगी प्रतिक्रियात्मक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ए कह रहा है कि व्यापक साहित्य सर्वेक्षण, बी कह रहा है अनुसंधान समस्या का निरूपण, सी है डेटा का विश्लेषण, डेटा एकत्र करना, और ई है व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। यानी आपको इसको क्रम से लगाना है, कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, यानी अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर विच प्रोवाइड्स अ यूजफुल प्रोसीजरल गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिसर्च। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यानी देखते हैं ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके। यानी सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा, अनुसंधान समस्या का निरूपण। ठीक है, उसके बाद व्यापक साहित्य सर्वेक्षण, उसके बाद डेटा एकत्र करना, फिर डेटा का विश्लेषण करना, और उसके बाद आएगा आपका व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी क्या है, शोध प्रक्रिया में चरणों का जो सही क्रम है, पहले क्या है, शोध समस्या का निरूपण, यानी पहला चरण शोध समस्या की पहचान करना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे और उसे परिभाषित करना कि अध्ययन के लिए आधार का काम करता है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। व्यापार साहित्य सर्वेक्षण, एक बार समस्या परिभाषित हो जाने के बाद पहले से क्या अध्ययन किया है, यानी पूर्व चीज़ें जो हमने जो स्टडी कर रखी हैं, ये समझने और शोध फोकस पर परिष्कृत करने के लिए मौजूदा साहित्य की हमको गहन समीक्षा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डेटा एकत्र करना। ठीक है, यानी साहित्य की समीक्षा और अध्ययन को डिजाइन करने के बाद सर्वेक्षण, प्रयोग या अवलोकन जैसे जो भी टेक्निक्स हैं वो हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे उन चीज़ों में कि डेटा, फिर सांख्यिकी या गुणात्मक तकनीकों का प्रयोग करके सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लास्ट में व्याख्या और रिपोर्ट लेखन, यानी निष्कर्षों की व्याख्या की जाएगी और निष्कर्ष निकाले जाएंगे और परिणामों को एक शोध रिपोर्ट में संकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रंग हैं। भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रंग, नेट्रो कार्मोसिन, इंडिगो कार्माइन, डी है बीटालेन, ई है एंथ्रोसाइनिन। आपको बताना है कौन कौन से हैं जो भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रंग हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, बहुत छोटा करना पड़ेगा तब जाके आपके ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ इतना छोटा नहीं कर सकते। हाँ जी, इसका है ऑप्शन नंबर बी सही, यानी ए, डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, एक बार देख लीजिए। यानी भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रंग ये हैं जो क्या करते हैं, आमतौर पर सिंथेटिक रसायनों के बिना खाद्य उत्पादों को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है पैकेज के अंदर, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। पैकेज के अंदर भोजन के आसपास के वातावरण को बदलकर खाद्य उत्पादों के जीवन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग विधि का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। एसेप्टिक पैकेजिंग, सिकुड़न लपेट पैकेजिंग, संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग या DCPET पैकेजिंग। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन क्या सही होगा इसमें। तो होगा सी, संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग। यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, आप देख सकते हैं एक बार इसको भी। ठीक है, चलिए। यानी संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग पैकेज के अंदर वातावरण को बदलकर खाद्य उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमीसेल्युलोज का गुण कौन सा है। हेमीसेल्युलोज का गुण कौन सा है। ए कह रहा अपचनीय और पानी में अघुलनशील, बी कह रहा अपचनीय लेकिन पानी में घुलनशील, सी है हाइड्रोलिसिस पर गैल्टुरोनिन एसिड और थोड़ी मात्रा में गैलेक्टोज और एल्बिनोज प्राप्त करना, डी है कोलोनिक बैक्टीरिया द्वारा अत्यधिक किण्वित। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, अपचनीय और पानी में अघुलनशील। यहाँ है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। यानी एक प्रकार का आहार फाइबर है जो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, यह अपनी संरचना और गुणों में सेल्यूलोज से भिन्न होता है। नेक्स्ट है, जब हम भोजन करते हैं तो कुछ यौगिक चयापचित नहीं होते बल्कि वे अपने विशेष अणु बन जाते हैं जिन्हें कहा जाता है जीनोम, मेटाबोलिज्म, प्रोटिओमिक्स और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या सही, एक बार इंग्लिश में देखना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब हम भोजन करते हैं तो कुछ यौगिक चयापचयित नहीं होते बल्कि वे अपने विशेष अणु बन जाते हैं जिन्हें कहा जाता है मेटाबोलिज्म। ठीक है, यानी मेटाबोलोम शब्द किसी जीव में मौजूद मेटाबोलाइट्स के कुछ संग्रह को संदर्भित करता है। मेटाबोलाइट्स छोटे अणु होते हैं जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित चयापचय प्रतिक्रियाओं के मध्यवर्ती या अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक तरल पदार्थों में से किस तरलीकृत गैस का क्वथनांक अत्यंत कम है। फ्रियान, तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड या तरल हीलियम। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ है तरल हीलियम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने काउंट कर लिया होगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ये क्लास देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ क्वेश्चनों के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। टाटा, बाय बाय।